24 नवंबर 1971 अमेरिका में नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की एक फ्लाइट पोर्टलैंड से सिएटल शहर के लिए उड़ान भरती है। ये कम ड्यूरेशन वाली आधे घंटे से भी कम समय की फ्लाइट थी। एक स्मॉल एयरक्राफ्ट की फ्लाइट जिसमें कि सिर्फ 36 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर सवार होते हैं। ये सभी पैसेंजर्स इस बात से अनजान थे कि इनके साथ एक हाईजैकर भी मौजूद था जिसका नाम था डीबी कूपर। देखने में ये व्यक्ति एक बिजनेसमैन की तरह नजर आ रहा था, एक वेल सूटेड बिजनेसमैन जिसकी उम्र 40 साल की रही होगी। और ये प्लेन की आखिरी रो में मौजूद सीट नंबर 18E पर जाकर बैठता है। जैसे ही ये प्लेन टेक ऑफ करता है वो आदमी एयर होस्टेस को बताता है कि उसका नाम है डैन कूपर। अब जिस एयर होस्टेस से वो बंदा बात करता है उसका नाम होता है फ्लोरेंस। इंट्रोडक्शन के बाद वो एयर होस्टेस को एक हल्की सी स्माइल देकर एक नोट पकड़ाता है। फ्लोरेंस 23 साल की एक खूबसूरत एयर होस्टेस थी। इनिशियली उसे लगता है कि ये पैसेंजर उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। नोट लेकर फ्लोरेंस वहां से जैसे ही जाने लगती है तभी कूपर उसे कहता है कि मिस आपको ये नोट पढ़ लेना चाहिए। जब फ्लोरेंस वो नोट पढ़ती है तो मानो उसके होश उड़ गए हों। उसमें ये साफ लिखा था कि मिस आई हैव अ बॉम्ब इन माई ब्रीफकेस एंड आई वांट यू टू सिट नेक्स्ट टू मी। डरी हुई फ्लोरेंस कूपर के साथ जाकर बैठ जाती है और कूपर जब अपना ब्रीफकेस खोलकर उसे दिखाता है तो वाकई उसमें बॉम्ब होता है। अब कूपर फ्लोरेंस को अपनी डिमांड्स बताता है कि उसे $2 लाख इन कैश चाहिए, वो भी शाम के 5 बजे से पहले। वो आगे बताता है कि ये पैसे एक बैग में पैक होने चाहिए और उसे 2 बैक पैराशूट और 2 फ्रंट के पैराशूट भी चाहिए। और जब प्लेन को लैंड किया जाए तो उस समय एक फ्यूल टैंक ग्राउंड पर रेडी भी रहना चाहिए और किसी भी तरह की कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होने पर वो प्लेन को उड़ा देगा। प्लेन में मौजूद पैसेंजर्स को इस हाईजैकिंग का बिल्कुल भी ख्याल नहीं था और ना ही फ्लोरेंस चाहती थी कि इस बारे में किसी को भी पता चले। फ्लोरेंस जाकर वो नोट कॉकपिट में पायलट को देती है और उसी के साथ एक और एयर होस्टेस टीना को भी इस बात का पता चलता है और वो कूपर के साथ जाकर बैठ जाती है। अब इन दोनों एयर होस्टेस के जरिए ही कूपर पायलट के साथ कम्युनिकेशन करता है। पायलट्स ATC से संपर्क कर इस हाईजैकिंग के बारे में बताते हैं और उसके बाद खबर पहुंचती है एयरलाइन के प्रेसिडेंट डोनाल्ड नायरोब के पास। अब अगर कोई और प्रेसिडेंट होता तो वो पहले डिमांड्स पूरी करने से मना करता, पर शॉकिंग डिसीजन डोनाल्ड ने ये लिया कि कूपर के साथ हम कंप्लायंस दिखाएंगे, अब उसकी सभी डिमांड्स को पूरा करेंगे। FBI के साथ कंसल्ट कर वो सिएटल के एक बैंक के साथ कांटेक्ट करते हैं पैसों की डिमांड को पूरा करने के लिए। अब बात ये आती है कि प्रेसिडेंट ने डीबी कूपर की बात कैसे मान ली। इसके पीछे मेन रीजन था रेपुटेशन ऑफ एयरलाइन। प्रेसिडेंट नहीं चाहता था कि हाईजैकिंग की ये बात दुनिया तक पहुंचे और उसकी एयरलाइन को कोई भी नुकसान हो। अब इतने पैसों की अरेंजमेंट करना काफी टाइम कंज्यूमिंग था और जबकि ये फ्लाइट सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे की थी। पायलट्स को कहा जाता है कि वो सिएटल में लैंडिंग की बजाय जहाज को आसमान में ही सर्कुलर घुमाते रहें ताकि उन्हें पैसे अरेंज करने के लिए थोड़ा समय मिले। देखते ही देखते ये आधे घंटे की फ्लाइट अब 3 घंटे की बन जाती है। पैसेंजर्स अब भी इस बात से अनजान थे कि क्या हो रहा है। तब जाकर पायलट अनाउंसमेंट करते हैं कि हम कुछ माइनर टेक्निकल डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं और जल्द ही हम सिएटल में लैंड करेंगे। फाइनली ये फ्लाइट 5:46 पर सिएटल एयरपोर्ट पर लैंड करती है। कूपर के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जहाज को मेन टर्मिनल से दूर पार किया जाता है। सिर्फ एक एयरलाइन का एम्प्लॉय 4 पैराशूट्स और पैसों से भरा बैग लेकर प्लेन की तरफ बढ़ता है। जब कूपर को ये सब मिल जाता है तो उस वक्त वो सभी फ्लाइट अटेंडेंट्स और पैसेंजर्स को प्लेन से उतरने की परमिशन दे देता है एक्सेप्ट एयर होस्टेस टीना मकलो। प्लेन को रिफ्यूल किया जाता है और पायलट्स डीबी कूपर और टीना फिर से उड़ान भरते हैं। कूपर पायलट को इंस्ट्रक्शन देता है कि प्लेन को किस लोकेशन पर लेकर जाना है, किस स्पीड से उड़ाना है और किस एंगल पर फ्लाई करना है। अब कूपर यहाँ से मैक्सिको सिटी की ओर जाना चाहता था, पर पायलट्स कहते हैं कि प्लेन में इतना फ्यूल है ही नहीं जिससे कि मैक्सिको सिटी तक जाया जा सके। कूपर कहता है कि जैसा कहा गया है वैसा ही करो वरना मैं इस प्लेन को ब्लास्ट कर दूंगा। थोड़े समय फ्लाई करने के बाद कूपर टीना को कहता है कि वो भी अब कॉकपिट में चली जाए और दरवाजा अंदर से बंद कर ले। अब कूपर पैसेंजर आइल में अकेला होता है। कूपर अपना पैराशूट लेता है और कुछ समय बाद कॉकपिट में एक इमरजेंसी वार्निंग लाइट फ्लैश करती है कि प्लेन के पिछले हिस्से का स्टेयरकेस खोला जा चुका है। अब ये जो प्लेन था उसका मॉडल बोइंग 727 था
और इन ओल्ड प्लेन्स में एक स्टेयरकेस पैसेंजर्स आइल के नीचे की तरफ हुआ करता था। कूपर ने वो स्टेयरकेस खोला, पैराशूट लिया और कैश से भरे हुए बैग के साथ जंप कर दिया। पायलट्स को बस इतना पता था कि जहाज का पिछला हिस्सा खुला था और उसके बाद पायलट्स इस जहाज को नेवाडा में लैंड करवा देते हैं। अब बारी थी डीप इन्वेस्टिगेशन की। पुलिस को जहाज में से एक टाई और पैराशूट के कुछ फटे हुए टुकड़े मिलते हैं। इसके अलावा उन्हें कुछ सिगरेट्स भी मिलती हैं जिन्हें कि डीबी कूपर ने पिया था। अब उस जमाने में आपको शौक लगेगा कि जो स्मोकिंग होती थी वो फ्लाइट्स में अलाउड हुआ करती थी। उसके बाद FBI ने पूरे जोर शोर से कूपर की तलाश शुरू कर दी। पर दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 45 साल तक इस इन्वेस्टिगेशन को चलाया गया और 2016 में इसे ऑफिशियली बंद कर दिया गया, क्योंकि डीबी कूपर के बारे में FBI को कुछ भी पता नहीं चल पाया। दोस्तों, ये इतिहास की इकलौती ऐसी हाईजैकिंग है जिसे कि कभी सॉल्व नहीं किया जा सका। आखिर कौन था ये डीबी कूपर शख्स जो कि आज हिस्ट्री में एक रहस्य बनकर रह गया है। अब पायलट से बातचीत कर और प्लेन के सिएटल से फ्लाई करने के बाद फ्लाइट डेटा से मिले रिकॉर्ड्स के मुताबिक FBI ने फाइंड किया कि कूपर सिएटल और रीनो शहर के बीच में कहीं पर उतरा होगा। अब FBI ने इन रिकॉर्ड्स के साथ एक सर्च एरिया डिफाइन किया जो कि 45 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ था। अब ये जो एरिया था वो पूरी तरह से माउंटेन्स, घने जंगलों और बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन से भरा हुआ था। इन सभी मुश्किलों को झेल कर एरियल और लैंड सर्च टीम्स ने इस एरिया की अच्छे से जाँच की, पर उन्हें डीबी कूपर का कोई भी एविडेंस नहीं मिला। अब ये जो एरिया था वहाँ इतनी ज्यादा ठंड थी कि FBI ने अंदाजा लगाया कि इस माहौल में कूपर का बच पाना मुश्किल है। ये FBI की हिस्ट्री में पहला ऐसा केस बना जिसमें गवर्नमेंट ने लोकल पीपल से भी हेल्प मांगी थी। अब जो कूपर को नोट बैंक ने दिए थे उनकी सीरियल नंबर बैंक ऑफिशियल्स ने नोट करके रख लिए थे। पब्लिक न्यूज़पेपर्स में FBI ने इन सीरियल नंबर्स तक को पब्लिश कर दिया था और कूपर के बारे में कोई भी खबर देने पर भारी इनाम देने का भी वादा किया गया। अब FBI इस उम्मीद में बैठी थी कि इतना कैश कूपर के पास है, वो उसमें से एक आधा नोट तो कभी ना कभी खर्च करेगा, जिससे सीरियल नंबर के साथ उसे पकड़ने की पॉसिबिलिटी थी। पर हैरानी की बात ये थी कि उस कैश में से एक भी नोट कभी भी यूज नहीं किया गया। 9 साल बाद 1980 में पोर्टलैंड के नॉर्थ में कोलंबियन रिवर के पास एक बीच है जिसका नाम है टीना बार। यहाँ एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ खेल रहा होता है कि उसे रिवर के किनारे 3 नोटों की गड्डियां मिलती हैं। पेरेंट्स ने वो नोट FBI को जाकर सबमिट किए और उनके सीरियल नंबर चेक करने पर पता चला कि ये वही नोट थे जिन्हें कि डीबी कूपर को दिया गया था। अब ये 9 साल के बाद कोई सुराग था जो कि FBI को मिला था, पर इसने केस को सुलझाने की बजाय और भी उलझा कर रख दिया। ये पैसे ड्रॉप लोकेशन से 27 किलोमीटर की दूरी पर मिले थे। पहले ये अंदाजा लगाया गया कि ड्रॉप लोकेशन में मौजूद लुइस रिवर में ये पैसे कूपर से जंप करते हुए गिर गए होंगे और फिर कोलंबियन रिवर से बहते हुए बीच पर आगे होंगे और बच्चे के हाथ लग गए होंगे। पर जांच करने पर यह पता चलता है कि कोलंबियन रिवर तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है, जिससे कि ये पॉसिबिलिटी भी बिल्कुल खत्म हो गई थी। हाईजैकिंग के 3 साल बाद इस टीना बार बीच के किनारे पर एक्स्ट्रा सैंड डाली गई थी और मिलने वाले पैसे इस सैंड के अंदर से ही पाए गए थे। इस बात से ये पॉसिबिलिटी सामने आई थी कि डीबी कूपर या उसके किसी फ्रेंड ने FBI को गुमराह करने के लिए इस बीच में इन पैसों को जानबूझकर दफनाया होगा। अब कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि कूपर एक ट्रेंड मिलिट्री ऑफिशियल था जो कि अपने साथ एक मिलिट्री पैराशूट लेकर कूदा था। एविडेंस के तौर पर अमेरिकन गवर्नमेंट के पास वो टाई और 1980 में पाए गए उन नोटों के अलावा कोई भी प्रूफ नहीं था। आज 50 साल से भी अधिक का समय हो चुका है और ये शख्स डीबी कूपर एक रहस्य बना हुआ है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।